जो है वक्त कहानी कुर्सी का हो गया है और इस वक्त हम लाल किले पर मौजूद हैं। मेरी आवाज अगर आपको अच्छी हो तो आज कहानी कुर्सी का ये प्रोग्राम हम यहाँ लाल किले से ही कर रहे हैं क्योंकि सारी जानकारियां यहीं से निकल रही हैं। हमारे सारे सहयोगी यहीं मौजूद हैं। दिल्ली में जो कल धमाका हुआ, भीषण धमाका, 12 लोगों की मौत, इतने लोग हताहत हुए, घायल हुए हैं। इसमें देश की सारी प्रीमियर एजेंसियां जो हैं वो जांच में लगी हुई हैं। एनआईए को मेन एजेंसी के तौर पर ये जांच सुपुर्द कर दी गई है क्योंकि आतंकवादी हमला है ये। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जितने अंतर्गत और सेल बने हुए हैं, स्पेशल सेल हैं, क्राइम ब्रांच है। जम्मू कश्मीर की पुलिस का रोल बहुत अहम है क्योंकि वो शुरुआत से इस जांच में जुटी हुई है। यूपी की एटीएस, हरियाणा की पुलिस, सब लोग इस जांच में शामिल हैं। आईबी के इनपुट्स जो हैं वो इसमें लिए जा रहे हैं। होम मिनिस्टर के घर पर बैठक चल रही थी, वो अभी खत्म हुई है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी यहाँ हमारे साथ लाल किले पर ही आज मौजूद हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस जांच में जो होगा वो देखिए देर सवेर सबके सामने आएगा। मैं अभी अपने सहयोगी से पूछ रहा था कि कब तक उम्मीद करें कि कोई ऑफिशियल जानकारी किसी ऑफिशियल तरीके से दी जाए, हमको बताया जाए कि क्या हुआ, क्या पता चला। तो वो कह रहे थे आज भी मुमकिन है कि ऐसा कुछ आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से बताया जाए क्योंकि बहुत सारे किरदार तो पहले ही पकड़ लिए गए थे इसके। आप इसको देखने के दो तरीके हैं। देखें, ये ब्लास्ट हुआ, लोगों की जान गई, ये सच है। लेकिन जो तैयारी इन लोगों की थी, ये कश्मीर के इस डॉक्टर आतंकी गैंग की, वो तो उसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती। 3000 किलो विस्फोटक जिन लोगों ने जमा करके रखा था, उनकी क्या प्लानिंग थी और कब की थी, इसके तो बारे में केवल अभी वही लोग जानते हैं जो सीधे तौर पर इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने वही बात दोहराई जो उन्होंने पुलवामा हमले के बाद कही थी। ये बहुत बड़ी गलती आतंकवादी कर चुके हैं और उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। और कहा था उन्होंने उस वक्त कि दुनिया के दूसरे कोने से भी ढूंढ कर लाना पड़े तो लाएंगे, पाताल में छिपे होंगे तो भी लाएंगे। आज भूटान गए हुए थे प्रधानमंत्री, भूटान पहुंचे तो जरूर कार्यक्रम में जिसमें उनको जाना था, लेकिन वहां कहा उन्होंने कि मैं बहुत भारी मन से आया हूं। लेकिन चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम था भूटान की सरकार के साथ हमारा, इसलिए मैं यहां आया हूं। लेकिन मैं कह दूं कि हमने ये कसम खाई है, जो भी लोग दिल्ली की इस वारदात के पीछे हैं, सब के सब न सिर्फ पकड़े जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। आप सुनिए प्रधानमंत्री की बात आज जो उन्होंने भूटान से कही। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. और एक बात इसमें आप नोट कीजिए, प्रधानमंत्री ने विदेश से ये बात कही है और फिर उन्होंने अंग्रेजी में अपनी बात रिपीट भी की है कि ये मैसेज जहां तक जाना है चला जाए। इसको हिंदी नहीं समझ में आती, वो भी सीधे मेरे मुंह से ही सुन ले। ऑल दोज गिल्टी विल बी पनिश्ड। प्रधानमंत्री के सब शब्द बिल्कुल साफ हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि देश, हिंदुस्तान इस हमले के गुनहगारों को कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से जब ये बात आती है तो देश में एक आत्मविश्वास भी आता है और ये लोगों में भरोसा उठता है कि बहुत जल्द इसके दोषियों तक पहुंचेंगे। अब सवाल ये है, क्या कार्रवाई वैसी ही होगी जैसी पहलगाम के हमले के बाद हुई थी? आज जो प्रधानमंत्री ने कहा उस पर आप क्या कहें? देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर कार्रवाई उससे बड़ी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उससे पहले कल जो गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वो भी सुनने लायक है। जिस अंदाज में और जिस एक तरह से कहें कि बहुत उसमें लग रहा था कि अंदर से बहुत गुस्सा है,
गृहमंत्री के तौर पर वो तुरंत लोगों से मिलने चले गए और हम लोग भी अपना शो स्टूडियो छोड़कर लाल किले से कर रहे हैं। तो जिन आतंकवादियों को ये भ्रम है, भारत पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, उस मनोबल के साथ खड़ा है जिसको तोड़ने के लिए इस तरह की हरकतें होती हैं। हमारे जो लोग मर गए, जिनकी जान चली गई, उनके परिवार वालों के साथ संवेदना, लेकिन इसका जवाब तो मिलेगा, इसका बदला तो लिया जाएगा। और एक बात जिसको शायद अभी सरकार की तरफ से कहना ठीक नहीं लग रहा होगा, लेकिन हमें लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो पॉज हुआ था, वो पॉज बटन रिलीज करने का समय आ गया है। ये नहीं हो सकता है क्योंकि हमें अभी तक कोई ऑफिशियल वो बात नहीं पता चली, लेकिन एक बात तो बार बार आ रही है ना कि कोई हैंडलर था जो पाकिस्तान में बैठा था जैश ए मोहम्मद का, जो वाया टेलीग्राम या किसी दूसरे ऐसे जो कम्युनिकेशन के टूल्स हैं उनके जरिए वो कुछ मैसेजिंग कर रहा था। और खतरनाक क्या है? खतरनाक ये है जिसको हम बार बार कहते हैं कि देखिए हम लड़ तो दुनिया से सकते हैं, लेकिन जो भारत के अंदर गद्दार छिपे हैं ये कहना पड़ेगा, क्योंकि ये चाहे डॉक्टर उमर हो, डॉक्टर मोहिउद्दीन हो, या जो अलग अलग जगह से जो लोग पकड़े गए, थोड़ा सा लगता है ना कि हम कहां जा रहे हैं। और हम जब 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर शांत हो गया, वहां का मुसलमान वापस लौट आया, वहां का मुसलमान हाथ में पत्थर नहीं उठाता है, तब ये करने की कोशिश हो रही। और मैं इसको कई बार कहता हूं कि ये हिंदू मुसलमान नहीं है, लेकिन रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म से भारत की लड़ाई अब और बड़ी और ज्यादा बेहतर होने वाली है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा और इसने तो ये बात एक बार फिर देश के सामने साबित कर दी ना कि जिहादी बनने के लिए, रेडिकलाइज होने के लिए, आतंकवादी बनने के लिए कोई उम्र या क्वालिफिकेशन नहीं होती है। अनपढ़ है तो ज्यादा इंडोक्ट्रिनेट हो जाएगा, किसी खास इलाके का रहने वाला है तो ज्यादा उसके मन में जहर भरा जा सकता है, ऐसा नहीं है। सब पढ़े लिखे डॉक्टर, एमडी किया हुआ डॉक्टर है भाई, एमडी पोस्ट डॉक्टरेट किया हुआ मेडिसिन का छात्र है जो है। और ये जो महिला बताई जा रही है कई साल से प्रैक्टिस कर रही है, सरकारी कॉलेजों में प्रैक्टिस कर रही है, उसकी गाड़ी में हथियार रखे हुए बरामद हुए। तो ये आपने ये पहलू तो है और इसकी खुलकर बात होनी ही चाहिए और ऐसे कैंपेन अब चलाने जानी चाहिए। आप व्यूअर्स की हमारी दिलचस्पी इस वक्त होगी कि भाई ये बताइए हमको कि कौन और पकड़ा जा रहा है, क्या और पता चला है, तो वो हम लगातार वो तो आपको हम लोग बताती रहेंगे। लेकिन जो बात अभी आप कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर का पॉज बटन रिलीज कर दें, पाकिस्तान का मैंने बयान देखा नहीं, लेकिन जब भी नाम लिया जाएगा हमारी तरफ से तो उनकी तरफ से तो ये होगा कि भाई आप तो हर बात पर हम ही को तो दोष देते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये पुलवामा से ज्यादा बड़ी साजिश है। पुलवामा में तो देखें वो सारे लोग जो हैं कई हफ्तों के बाद मारे गए थे आतंकवादी ऑपरेशन महादेव में, यहाँ तो सारे पकड़ लिए गए ना। एक ही तो मरा है ये उमर मोहम्मद जो गाड़ी में था, लेकिन बाकी इसके 3-4 साथी तो सब पकड़े जा चुके हैं। बहुत सारे लोग जिनके नाम नहीं आए और लोग हिरासत में लिए गए, लगभग 8 लोगों की। और जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान का लिंक तो बड़ा क्लियर इसलिए है कि पहली गिरफ्तारी किसकी हुई थी? सहारनपुर में डॉक्टर आदिल की। कहां से? जम्मू कश्मीर का रहने वाला, वहां पोस्टर चिपका रहा था जैश ए मोहम्मद के नाम के, उसको तस्वीर में ढूंढ के जम्मू कश्मीर की पुलिस सहारनपुर पहुंची है और फिर फरीदाबाद तक वो लेके गया है अपने बाकी साथियों के पास। तो इसमें जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान एंगल तो शुरुआत डे 1 से क्लियर है। बिल्कुल, ये बहुत साफ बात है। जैसे आपने कहा ना कि इसके पीछे के लोग, मैं ये बात कह रहा हूँ, इसको समझना चाहिए। रात को मैं खबर देख रहा था, आपने कहा पाकिस्तान का जिक्र, पाकिस्तान में बहुत घबराहट है। पाकिस्तान की सेना में, पाकिस्तान की सरकार में और जो एस्टेब्लिशमेंट आप जिसे बोलते हैं उस सब में घबराहट है और वो अपनी तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि उनको तो पता है ना कि कौन लोग हैं जिसके साथ ये काम कर रहे हैं। और इससे मैं कहता हूं कि जो कुछ हुआ वो बहुत ही छोटा हिस्सा हुआ है। ये घटना मतलब हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उन्होंने समय रहते इसको पकड़ लिया। इसलिए ये समझना कि 8 लोग मारे गए हैं तो ये घटना ऐसी 8 लोगों की घटना नहीं है, ये एक बड़ी साजिश थी। 3000 किलो विस्फोटक को लेकर जिस तरह से क्या है। और आप कह रहे हैं जिनके पीछे वालों के पीछे जो खड़े ना, उनकी बात कीजिए। और मैं ये कह रहा हूँ, जब सरकार ने इस पूरे मामले को, होम मिनिस्टर को मैं रात को देख रहा था, होम मिनिस्टर जिस तरह से आए और एनआईए को एक तरह से ये जांच सौंप दी गई है। एनआईए का मतलब है कि टेररिज्म का मतलब है, और टेररिज्म का मतलब है, सरकार ने साफ कहा कि एक्ट ऑफ टेरर एक्ट ऑफ वॉर है। तो जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, मैं समझता हूँ ये फिर से वहीं पर वक्त आ गया, क्योंकि पॉज को है ना बहुत देर तक पॉज नहीं किया जा सकता। पॉज थोड़े से समय के लिए होता है। पॉज का मतलब ये होता है कि किसी दिन जरूरत पड़े, तो मुझे लगता है कि ये जरूरत आ गई है। और अब यदि ये पॉज बटन को आप ओपन करते हैं तो फिर दोबारा पॉज करने की जरूरत ना पड़े, इसका हिसाब किताब ठीक से किया जाए, बराबर हो, इस बार बराबर हिसाब किताब हो, ऐसा लगता है। और ये वक्त आ गया, क्योंकि ये बड़ी घटना थी। और मैं तो शुक्र मनाने वाली बात करता हूँ कि ये बहुत छोटे से में निपट गया है। ये बात तो बिल्कुल आपको भी, मैं तो जब से आया हूँ यहाँ मैं ये कह रहा हूँ, ये ना कहें कि 8 लोग मरे हैं। नहीं, वो तो नुकसान हमारा हुआ, वो दर्द तो हमें है। लगता है कि केवल 8 लोग नहीं। ये आप एजेंसियों को अपनी क्रेडिट भी दीजिए।
भाई तैयारी 3000 किलो विस्फोटक की थी। दिल्ली में न जाने, दिल्ली में ही अगर प्लान होता तो जैसे कोई कह रहा था, मैं किसी सीनियर जर्नलिस्ट को आज पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि क्या मालूम इनकी दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश थी। हो सकता है ये जगह जगह पर ये आदमी जिसने कल ब्लास्ट किया, हो सकता है ये ओरिजिनल टारगेट ही ना रहा हो। वो तो क्यों पैनिक कर गया, उसके सारे साथी पकड़े गए थे, उसके पास कुछ विस्फोटक बचा हुआ था, वो गाड़ी में बांध करके उसको निकला। 3 घंटे पार्किंग लॉट में वो कुछ सोच रहा होगा ना। 3 घंटे यहाँ बैठा रहा पीछे पार्किंग में कल डॉक्टर उम्मद, ब्लास्ट करने से पहले किसी से बात कर रहा होगा, मैसेज का इंतजार कर रहा होगा, सोच कि भाई नहीं रहा कि वो वहां पर आगे क्या करना है, किसी ने निर्देश, उनके जो आका है वो क्या मैसेज दे रहे हैं। इसलिए इसको समझिए कि ये केवल हिंदुस्तान के कुछ स्लीपर सेल का और ये सारा मसला नहीं है, ये बिल्कुल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मसला है। और वो अपने आकाओं से मैसेज ले भी रहा होगा, जो मिला क्लियर कह दिया ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ही है। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं लगता, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ही है। और सरकार को भी समझ में आ गया, सरकार अपने वक्त पर बताएगी कि किस तरह से इस पर काम किया जा रहा है, क्या हो रहा है। उसको एक कनेक्ट करने के लिए डिप्लोमेटिक तौर पर भी बताना पड़ता है कि कैसे करना है। लेकिन ये जो एक्ट है वो पूरा एक्ट ऑफ टेरर है, और भारत सरकार की जुबान में कहूं तो एक्ट ऑफ टेरर का मतलब एक्ट ऑफ वॉर। प्रधानमंत्री ने जब ये आज बात कही भूटान से, तो वो भी बड़ा सोच समझकर उन्होंने कहा ना कि मैं वही संदेश दे रहा हूं जो मैंने पहलगाम के बाद दिया था। वैसे ही शब्द का इस्तेमाल, वैसे ही अंग्रेजी में ब्रेक करके दोबारा उस बात को कहना, बिल्कुल ठीक वैसा ही मैसेज था। और उन्होंने ये कहा मैं रात भर इसी केस से जुड़े लोगों से बात करता रहा। तो जो जानकारी हमारे पास नहीं है उनके पास है, इसीलिए आज उन्होंने बात कही है कि इसके पीछे जो लोग थे उन लोगों का पूरा हिसाब किया जाए। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस तरीके से अगर आप भारत में इतिहास देखेंगे पिछले कुछ समय से जिस तरीके से विस्फोट हुए थे इस तरीके से, उसमें निश्चित रूप से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हाथ रहा था और पाकिस्तान की उसकी भूमिका रही थी। यह विस्फोट ये बता रहा है कि इसका रिमोट पाकिस्तान के हाथ में। और मुझे लग रहा है कि जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर का जिस तरीके से पूरा परिवार खत्म हो गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो मुझे लगता है कि जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर का इसमें हाथ होगा कि जो मेरा परिवार खत्म हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम किया था वहां पे आतंकवादियों को, तो उनकी एक कोशिश होगी कि भारत के अंदर एक सीरियल ब्लास्ट किया जाए। हालांकि भारत की एजेंसी बहुत सतर्क थी, पुलिस सतर्क थी, तो इतना जो अभी 2 दिन पहले पकड़ाई में आया जम्मू में, जिस तरीके से उनकी बैठकें हुई है, जो पकड़ाई में आया हुआ है, मुझे लग रहा है ये निश्चित रूप से पाकिस्तान से कंट्रोल हुआ है और एजेंसी इसकी जांच कर रही है। आने वाले दिन में साफ हो जाएगा। और मुझे एक बात और कहनी है कि इसमें जाकिर हुसैन की भूमिका भी जांच होना चाहिए, क्योंकि अभी वो बांग्लादेश और पाकिस्तान, जाकिर नायक के भूमिका भी जांच होना चाहिए। अभी वो बांग्लादेश और पाकिस्तान गए थे और जिस समय वो बांग्लादेश जा रहे थे तब उन्होंने कहा था, और उनके जो वीडियो जिस तरीके से आते हैं ऑडियो वीडियो, उनके ऑडियो सुनकर जिस तरीके से यहाँ का लोग मतलब आक्रामक बन रहे हैं, मुझे लग रहा है जाकिर नाइक की भी इसकी भूमिका की जाना चाहिए। इसमें एक वो भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। कल ही बात हम प्रोग्राम में जब थे कल के कहानी कुर्सी की, तो सर तो आप कल ही कह रहे थे कि भाई ये देखें कि ये इसमें शामिल लोग जो हैं इनका बैकग्राउंड क्या है, सब डॉक्टर। देखिए, हम लोग जब भी बात करते हैं टेररिज्म को लेकर के, तो हम लोग हमेशा सिम्टम पर बात करते हैं। एक घटना घटी और हम लोग फिर कह देते हैं इसे हिंदू मुसलमान मत करो, तो हम सिम्टम पर बात करते हैं, हम उसकी जड़ तक बात करने से कतराते हैं। ये हमारी बौद्धिक मैं इसे अपंगता मांगता हूं, क्योंकि वो कौन सी ऐसी वायरस है जो अपने आप को उड़ा देने का मानसिकता पैदा करता है कि हम उड़ा देंगे अपने आप को, लेकिन हम बाकी जब तक उस टेरर के बीज को, जिसको रक्त बीज है, वो वैचारिक रक्त बीज को आप खत्म नहीं करते हैं, मैं नहीं जानता कैसे खत्म किया जाएगा, लेकिन जब तक उस वैचारिक रक्त बीज के खिलाफ इस देश का जनमानस खुल करके नहीं बोलेगा, नेताओं तक सीमित नहीं रहेगा, पार्टियों तक सीमित नहीं रहेगा, तब तक ये चीजें जानी नहीं चाहिए, जाएगी नहीं। दूसरी बात, जरा एक अंदाजा आप लीजिए, क्या ये जापान में होता है? आप जरा सोच करके देखिए, क्या ये जापान में होता है? किन देशों में ऐसी चीजें होती हैं? आप सोच करके देखिएगा, कौन लोग करते हैं, किनके नेटवर्क के साथ ये जुड़े हुए हैं। इस देश में एक नहीं 6 करोड़ बांग्लादेशियों के बारे में तो बात की जाती है आज के दिन में, तो क्या आपको लगता नहीं कि वो टेरर मॉड्यूल इस देश में काम कर रहे हैं? एक पकड़ा गया है, ध्यान रखिएगा, 2 पकड़ा गया है, ऐसे हजारों स्लीपर सेल्स इस देश में पड़े और सिंपैथाइजर के एक्टिव मदद के अलावा तो हुई एक लाइन। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बाहर के लिए भी नहीं, अंदर के लिए भी एक ऑपरेशन सिंदूर की इस देश में आवश्यकता है।
अच्छा, एक अपडेट मैं आपको दे दूं। इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, लखनऊ में एटीएस की बड़ी कार्रवाई हो रही है। ये हम आपको लगातार बता रहे थे। जो इन डॉक्टरों की सहयोगी, यही अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई फरीदाबाद की डॉक्टर शाहीन शाहिदा, उससे जुड़े हुए लोगों पर छापे है। और इसमें नाम आ रहा है डॉक्टर परवेज अंसारी का, जिनके घर पर छापा मारा गया है। फरीदाबाद के इसी आतंकी मॉड्यूल को लेकर ये कार्रवाई हुई है। और डॉक्टर परवेज का डॉक्टर मुजम्मिल से रिश्ता होने का शक है, क्योंकि कई नाम हैं, तो मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा इनके रोल के बारे में। डॉक्टर मुजम्मिल वो व्यक्ति जिसकी निशानदेही पर ये सारा विस्फोटक फरीदाबाद से पकड़ा गया परसों और कल। और एटीएस, जेके पुलिस, यूपी पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। डॉक्टर शाहीन शाहिदा से जुड़े लोगों पर कार्रवाई जो है इस वक्त वहां पर चल रही है। मैं सिर्फ जोड़ देना चाहता हूँ, क्या वही ये जो जेनजी के बारे में बात की जा रही है, क्या जेनजी का एक समूह यह भी है जिहादी एलिमेंट? इस चीज को ध्यान रखिएगा इस डिस्कशन में। अब देखें ना आप, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये कितने राज्यों तक ये लोग जो हैं वो एक्टिव थे। और छापे में भी जहां तक पुलिस पहुंच रही है, सब कहीं ना कहीं ये डॉक्टर्स जो हैं वो इसके साथ जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। इसका मूल तो ओरिजिनेट तो ये सब कुछ सारा कीड़ा जो है वो जम्मू कश्मीर से ही हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये जैसे डॉक्टर शाहीन, ये तो उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश में रही, कानपुर में पढ़ी हुई है। ये वो एक्टिव रोल निभा रही थी, गाड़ी में हथियार उसके रखे हुए थे। जाने वो कितना जानती थी इसके बारे में, सब कुछ जानती थी। देखिए, मुझे लगता है कि ये वो पहलू है जिस पर सबसे अधिक बात होनी चाहिए। हैदराबाद का डॉक्टर पढ़ाई चाइना में करता है और लौट कर आता है, वो इसी एक्टिविटी में शामिल हो जाता है। जिस चाइना में उइघर मुसलमानों पर जाने किस किस तरह का अत्याचार हो रहा है, वहां कुछ करने का साहस वो नहीं कर पाता, क्योंकि वहां उसको वो सपोर्ट नहीं मिलता। जब हम उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, और मैं अभी खबरें देख रहा था, तो ये पिछले 30 दिनों में 8 बड़े आतंकवादी जो खतरे थे उसको हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक तरह से रोका है। क्योंकि 3000 किलो एक्सप्लोसिव वाला ये हम लोगों ने सुना, लेकिन गुजरात से 3 ISIS के टेररिस्ट पकड़े गए। तहरीके तालिबान का एक क्लेरिक मौलवी पकड़ा जाता है राजस्थान से। महाराष्ट्र में एटीएस पकड़ती है, पुणे से एक वो भी टेकी है जो अलकायदा से उसका लिंक होता है। लगातार अलग अलग, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि देश के हर हिस्से में एक नेटवर्क बनाने की कोशिश है। लेकिन इसको हम यूं भी देखें, और कई बार हम जब कहते हैं ना कि फेडरल एजेंसीज का काम, हम लोग कई बार इस तरह की चीजें सुनते भी हैं। जम्मू कश्मीर में 370 समाप्त होने के बाद क्या हुआ? 370 समाप्त होने के बाद, चूंकि हुर्रियत का वो पूरा जो सिस्टम था वो उनके पास अब सपोर्ट के लिए नहीं है। जो अलगाववादी जितने भी खेमे थे, ठिकाने थे, वो ध्वस्त हो गए। अब वो क्या कर रहे हैं? इस तरह के ठिकानों की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जब कोई स्टेट कभी कहता है कि हम फेडरल एजेंसीज के साथ जांच में नहीं जाएंगे, उसको रोकेंगे, जब कोई स्टेट कहता है कि नहीं हमारा और उनका अलग अलग है, वो भी एक बड़ा खतरा। और जब हम कहते हैं कि इसमें प्रोफेशनल शामिल हो गए, डॉक्टर शामिल हो गए, तो इसका एक दूसरा पहलू भी समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, जिनको स्लीपर मॉड्यूल, स्लीपर सेल कहा जाता था, उन पर सर्विलांस बहुत तगड़ा किया है। इसलिए शायद अब उन प्रोफेशनल्स पर जाना पड़ रहा है। लखनऊ में जो एक्टिविटी इस वक्त हो रही है एटीएस की, उससे एक जुड़ी हुई इनपुट भेजी है रुचि कुमार ने, तो वो एक बार देख लेते हैं उनकी एक रिपोर्ट। लखनऊ का ये मुत्तकीपुर इलाका है और ये वो घर है जहाँ पर यूपी एटीएस की टीम जम्मू पुलिस के साथ पहुंची। इस घर में जब पुलिस आई तो यहाँ ताला बंद था, ये ताला तोड़ा गया और पुलिस की टीम अंदर गई। डॉक्टर परवेज का ये घर बताया जा रहा है और डॉक्टर परवेज का कनेक्शन आ रहा है, जो फरीदाबाद में डॉक्टर अरेस्ट हुआ है जो शाहीन है उससे। अब इस घर के अंदर गई, करीब 5 घंटे ये टीम अंदर रही। 40 लोग आए हुए थे इस टीम में। काफ़ी पड़ताल हुई, अंदर जो कागज़ हैं। बाहर एक गाड़ी खड़ी है जिसमें डॉक्टर का निशान है और आगे आप देखेंगे तो लखनऊ की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसका स्टिकर इसमें चिपका हुआ है। अब डॉक्टर शाहीन से इसका किस तरह का कनेक्शन था, ये यूपी एटीएस और जम्मू पुलिस जानकारी करने की कोशिश कर रही है। जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो बहुत ज़्यादा जानते ही नहीं है, बस उनका ये कहना है कि डॉक्टर परवेज अपने बुज़ुर्ग पिता के साथ रहते थे और शाम को वो यहाँ पे घर पे आते थे। बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे, और उसी पड़ोसी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं पता कर पा रहे हैं। अब एटीएस का कहना है कि क्योंकि डॉक्टर शाहीन लखनऊ में रह चुकी है, यहाँ काम कर चुकी है, कानपुर मेडिकल कॉलेज में काम कर चुकी है, तो किस तरह का कनेक्शन लखनऊ से है वो तलाशने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ के अलावा यूपी एटीएस और जम्मू पुलिस लखनऊ में कंधारी बाज़ार इलाका है
वहाँ भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो कोशिश पूरी ये है कि डॉक्टर शाहीन के तार किस तरह से यूपी और लखनऊ से अभी भी क्या जुड़े थे, ये पता करने की कोशिश की जा रही है। ये रुचि की रिपोर्ट लखनऊ से आपने देखी। डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर छापा मारा गया है एटीएस के द्वारा और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, और वो घर पर कोई था नहीं। ताला तोड़ करके पुलिस अंदर दाखिल हुई है। आस पड़ोस के लोग भी ज्यादा नहीं जानते इस व्यक्ति की गतिविधि के बारे में, लेकिन पुलिस जाहिर है कि किसी डॉट को जोड़ते हुए ही जो है इस व्यक्ति तक पहुंची हुई है। और सर, जो जहां से हम बात शुरू कर, हाँ, जानकारी मेरे मन में आ रही थी वो अभी तक आई नहीं है, लेकिन वो जानकारी मुझे लगती है कि ये डॉक्टर्स तो हैं, ये लोग किन बोर्ड से पढ़ाई करके वहां पहुंचे हैं। मतलब मैं किसी उस पर नहीं कह रहा हूं कि कहां से, लेकिन क्या ये मदरसा बोर्ड के पढ़े हुए लोग हैं? क्योंकि अभी इनकी प्राइमरी एजुकेशन और उन एजुकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। क्योंकि एक खतरा भारत में जो सबसे बड़ा है कि आप जब उस तरह की बातें बचपन में सीख रहे हैं, उसके साथ सीख रहे हैं, और तब आप कहीं भी जा रहे हैं तो उसी बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं, और वो ज्यादा खतरनाक है। तो तालीम अच्छे के लिए हो रही है या बुरे के लिए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। हालांकि सबकी डॉक्टरी की पढ़ाई जो है वो जम्मू कश्मीर से हुई है, उससे पीछे का अभी बैकग्राउंड नहीं पता चला है। हालांकि इनके परिवारों तक, जैसे हम लोगों के लोग, हमारे रिपोर्टर वगैरह भी पहुंचे हैं, तो परिवार तो हमेशा ही कहता है भाई ये नहीं मुमकिन है, हमारा लड़का ऐसा नहीं कर सकता। कभी हमारे यहाँ ऐसी बातें नहीं होती थी। उनको जानकारी नहीं होती कई बार, क्योंकि वो लोग अलग तरीके से करते। एक ये बात कही जाती है, ये जो लोग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो कहते हैं कि भाई अपनी सीक्रेसी रखिए, क्योंकि उनको लगता है कि घर में भी किसी को पता पड़ेगा, बात तो निकलती है तो फिर कहीं ना कहीं तक जाती है ना। ये भी हो सकता है कि उनको पता हो, लेकिन 80% 70% टाइम ये भी होता है कि घर वालों को किसी को नहीं पता होता, और वो कह रहे हैं डॉक्टर है, वहाँ हॉस्पिटल में है, इंचार्ज है, पैसा भेज रहे हैं, तो ठीक है, उनको लगता है कि ठीक ही काम हो रहा है। ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स के बारे में भी हम देखते हैं, टेररिस्ट के अलावा। लेकिन ये नहीं है कि 100% ऐसा होता ही हो। मसला क्या, मसला आप सोचिए कि ये सारा पकड़ा क्यों गया? क्योंकि एक हमारी जो देश भर में अलग अलग स्टेट की और सेंटर की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनमें एक सिनर्जी थी। ये पूरा जल्दी एक दिन में ये सारे लोग एक साथ पकड़ में आना, गुजरात, पहलगाम, पुलवामा, सहारनपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, इसका मतलब है एक सिनर्जी है। और मुझे लगता है ये सिनर्जी ज़्यादा ज़रूरी है अब, क्योंकि हमारे यहाँ एक NIA है, एक और इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो तो अलग अलग काम कर रही हैं, और स्टेट एजेंसी बार बार ये कहती हैं कि आप दखल ना दें, क्योंकि होम जो है हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का इशू है। तो ज़्यादातर सरकारों को ये डर लगता है, खासतौर से जो सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ पार्टी की सरकार हो, तो उसे डर लगता है कि केंद्र की सरकार उसके खिलाफ इसको यूज़ कर सकती है। ये होता है, जैसे CBI को लेकर भी बार बार में हुआ। तो इस पर हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, सारे चीफ मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर को बैठकर ये करना चाहिए कि ये सिनर्जी कैसे बने, क्योंकि ये सिनर्जी बनेगी तभी आप उस नेटवर्क को तोड़ पाएंगे। और एक बात और समझिए कि जब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की, क्या होता है कि इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो उसको आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आपने उसको किया कि भाई ये मदरसे से पढ़े हुए लोग या कम पढ़े लिखे लोग या गरीब लोग इसको कर रहे हैं, तो आपकी नज़र, इंटेलिजेंस एजेंसीज की नज़र उस पर रहती है नॉर्मली, तो वो हमेशा पकड़ में रहते हैं, कमजोर रहते हैं, तो फिर वो उससे आगे निकल जाते हैं। एक ये पेशा ऐसा जिस पर कोई यूजुअली शक नहीं करता। अब देखिए वो जो ज्यादा आसान डॉक्टर नहीं कर रहे हैं। वो डॉक्टर आदिल जो है वो जम्मू कश्मीर के अपने अस्पताल के लॉकर में रखे हुए AK-47 भाई, अस्पताल में रखी हुई है। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था पहलगाम ऑपरेशन के बाद, मुझे लगता है वो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा था तुरंत उसके बाद कि भाई ऐसे कौन लोग हैं जो देश के अंदर जो इनको साधन सुविधा मुहैया करा रहे हैं, उन लोगों को भी आइडेंटिफाइड करना बहुत ज़रूरी है समाज के अंदर। जो ऐसे आतंकवादी लोगों को शरण देते हैं घर के अंदर, अपना घर किराए पे देते हैं, उन्हें पता होता है कि किन लोगों को रख रहे हैं, उनको सुविधाएं देते हैं, उन्हें छुपा के रखते हैं, उनकी आइडेंटिटी को बचा के रखते हैं, और उनके पकड़ाई जाने पर उनको बचाने की जो कोशिश करते हैं, मुझे लगता है उनके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है कि एक बड़ा वर्ग है जो देश के अंदर जो विभीषण की भूमिका निभा रहा है इस तरीके उनके लिए, और उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। एक अपडेट मैं दे दूं केवल, ये आ रहा है कि क्योंकि ये सवाल है कि जांच कब से चल रही थी, ये लोग कब से रडार पर थे जम्मू कश्मीर पुलिस के। 15 दिनों में 7 लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया बीते 15 दिनों में, और इनमें ये डॉक्टर थे शामिल जो सबसे पहले पकड़ में आए, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल। तो 15 दिन से ये सब चल रहा था, और ये मुजम्मिल ने फरीदाबाद में जो कमरा किराए पर लिया, जिसके अंदर से ये बड़े बड़े सूटकेसेस में ये विस्फोटक मिला था, 12 सूटकेस में 360 किलो विस्फोटक, ये भी 15 दिन पहले ही इसने किराए पर लिया था। मतलब ये जो कुछ भी साजिश बुन रहे थे, ये बहुत पुरानी नहीं थी, ये पिछले बीते 15-20 दिन के अंदर ही जो है ये सब कुछ किया गया है। ये केंद्र सरकार का जो निर्णय है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा न दिया है, मुझे लगता है बहुत अच्छा निर्णय है। और आज जो घटना घटी है, कल जो लाल किले पे घटना घटी है, इसके बाद तो केंद्र सरकार को फिलहाल उमर अब्दुल्ला को राज्य का मुख्यमंत्री के रूप में पूरा अधिकार देने की जरूरत नहीं है। और मुझे तो लगता है कि अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कश्मीर में जिस तरीके से डॉक्टर्स निकल रहे हैं, AK-47 रख रहे हैं,
वहां पर इस तरीके से वो सब विस्फोटक सामग्री एकत्रित कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब ये भी सरकार सोचे कि क्या राज्य की सरकार बर्खास्त कर दी जाए और पूरा केंद्र सरकार अपने अधीन ले जम्मू कश्मीर को, और कश्मीर में आइडेंटिफाइड करे कश्मीर में ऐसे लोग एक्टिविटी है जो कश्मीर के थ्रू उत्तर प्रदेश भी जा रहे हैं, बंगाल भी जा रहे हैं और हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कश्मीर में सबसे ज्यादा प्रहार करने की जरूरत है और उसमें सबसे बड़ी बाधा वहां की चुनी हुई सरकार है जो राज्य का दर्जा मांगने की कोशिश कर रही है और केंद्र को अभी तो ऐसे जल्दबाजी में तो वो काम नहीं होगा। हाँ, ये बात ठीक है कि पुलिस सभी राज्य को दी जाए या न दी जाए, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुनकर आई हुई सरकार है, उसमें किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, बहुत से लोग उसमें शामिल हुए हैं। और मुझे मानना है कि किसी भी स्थिति में डेमोक्रेटिक प्रोसेस अगर चल रहा है तो उससे बेहतर स्थिति नहीं होती। हाँ, पुलिस के मसले पर जरूर है कि क्या वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस पर जरूर सोचना चाहिए। सवाल ये भी है, देखें, पुलिस को या सुरक्षा में जुटे लोगों को 100 में 100 हमला रोकना है तो हमें लगता है कि वो कामयाब हुए। अब आतंकवादी को तो 100 में 99 फेल होने के बाद एक कामयाब हो जाए तो वो जो है उसकी बड़ी हो जाती है, उसकी कामयाबी हम लोग मान लेते हैं। यहाँ तो 99 रोके गए हैं सर, लेकिन 370 हटने के 5 साल 6 साल शांति से 5.5 साल गुजर गए, उसके बाद ये सब हो रहा। भाई, पुलवामा के हमले, ये पहलगाम के हमले के बाद भी कश्मीर में तो हमने वो नाराजगी आतंकवादियों के प्रति देखी थी ना, उन्हीं सबके बीच में छुपे हुए थे ये लोग। देखिए, मैंने 2 दिन पहले ही कहानी कुर्सी में मैंने कहा था कि शेरे कश्मीर हॉस्पिटल का मैंने जिक्र किया था कि आतंकवादी जब वहां पर शहीद होता है तो एप्रन उतार करके वही डॉक्टर जो है वो उसके बारे इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाता है। ये कहानी कुर्सी में 2 दिन पहले ही इसी शो में मैंने कहा था और मैं बार बार कह रहा हूँ। 9/11 की जब घटना हुई थी तो उसमें जो लोग पकड़े गए थे वो कौन से लोग थे? वो सारे पढ़े लिखे लोग थे, इंजीनियर थे। ये ध्यान हमें भूलना नहीं चाहिए। और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर सैकड़ों एम्प्लॉइज को बर्खास्त किया जा चुका है, प्रोफेसर्स बर्खास्त हुए हैं, कर्मचारी बर्खास्त हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, क्योंकि उनको टेरर लिंक के साथ पकड़ा गया है और उनको नौकरी से सीधा बर्खास्त किया गया है। तो ये चीजें सिर्फ ये नहीं है, मैं तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं जान रहा हूं जो अच्छे देश के विश्वविद्यालयों में आपने देखा नहीं कि उमर खालिद के लिए कैसे एडिटोरियल लिखा गया, कैसे पीएचडी स्कॉलर पे एडिटोरियल पेज पर आर्टिकल लिखा गया, कैसे ये नेटवर्क काम करता है, ये ध्यान रखिए।